Hello students, I am today discuss about disseminated intravascular coagulations। आज हम disseminated intravascular coagulations के बारे में डिस्कस करेंगे। disseminated intravascular को हम समझने की कोशिश करते हैं क्या होता है। disseminated intravasculars जो एक के हमारे बॉडी के अंदर प्रोसेस पाया जाता है, कोगुलेंट प्रोसेस और एंटी कोगुलेंट प्रोसेस। इन दोनों के बीच का डिसबैलेंस होता है। इन दोनों के बीच का क्या होता है? डिसबैलेंस होता है। इसमें क्या होता है कि जो कोगुलेशंस फैक्टर्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो सिस्टमेटिकली एक्टिवेशन उनका ज़्यादा हो जाता है ब्लड के अंदर, है ना, ब्लड कोगुलेशन फैक्टर्स का, जिसकी वजह से क्या होता है, बनना और डिपॉजिट होना फिब्रिन का स्टार्ट हो जाता है। क्या? फिब्रिन का बनना और डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे कहाँ पर माइक्रोवास्कुलर्स जो हमारी आर्टरीज है, वेन है और हमारी स्ट्रक्चर्स है, जो माइक्रोवास्कुलर स्ट्रक्चर है, उनके अंदर क्या होगा, डिपोजिशन होना स्टार्ट होगा, जिससे क्या बनेगा, थ्रोम्बाई बनेगा, यानी वहाँ पर छोटे छोटे क्लॉट बनने लगेंगे अलग अलग ऑर्गन्स के अंदर, जिससे हमारा जो ऑर्गन्स का ब्लड सप्लाई है वो डिस्ट्रॉय होने लगेगा। और इसके अलावा जो ऑर्गन है वो डिसफंक्शंस होने लगेंगे। कैसे होने लगेंगे? डिसफंक्शंस होने लगेंगे, है ना। जिससे हमारे अलग अलग ऑर्गन्स डिसफंक्शंस होंगे, जिसको हम मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम? मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शंस हम बोलेंगे। तो ये सब किसकी वजह से होता है? डीआईसी की वजह से होगा। डीआईसी क्या है? ये कोगुलेशंस। एक बार फिर से हम समझने की कोशिश करते हैं कि डीआईसी क्या है। यहाँ पर हम समझेंगे कि ये इम्बैलेंस है कोगुलेशन प्रोसेस के बीच में और एंटी कोगुलेशन प्रोसेस के बीच में। इसकी वजह से क्या होगा, कोगुलेशन प्रोसेस जब बढ़ेगी तो वहाँ पर छोटे छोटे थ्रोम्बाई बनेंगे हमारी बॉडी के अंदर, और माइक्रोवास्कुलर स्ट्रक्चर्स जो है, या जो माइक्रोवास्कुलर आर्टरीज है, वेन है, उनके अंदर थ्रोम्बाई जमने लगेंगी, जिससे ऑर्गन के अंदर ब्लड सप्लाई ऑब्स्ट्रक्ट होगी और मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम का क्या होगा, डिसऑर्डर वहाँ पर होने लगेगा। डीआईसी कोई जो एक तरीके से इंडिपेंडेंट डिजीज़ नहीं है, ये दूसरी डिजीज़ की वजह से होने वाला क्या है, कॉम्प्लिकेशन है। दूसरी डिजीज़ की होने की वजह से क्या है, कॉम्प्लिकेशन है। डीआईसी जब हमको देखने को कुछ इस तरीके का दिखता है। जब किसी स्ट्रक्चर में, माइक्रोवास्कुलर स्ट्रक्चर के अंदर थ्रोम्बाई जमेंगे या किसी ऑर्गन के आसपास, तो यहाँ पर हमको इस तरीके का जो व्यू है वो देखने को मिलेगा। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, डीआईसी। इसको क्लासिफाइड किया गया है। एक होता है एक्यूट डीआईसी, एक होता है क्रोनिक डीआईसी। एक्यूट डीआईसी में क्या होगा कि अचानक से जो कोगुलोपैथी है ना, या फिर जो मेजर सिम्टम है वो हमको शो होने लगेंगे, जैसे ब्लीडिंग, शोक, है ना, ऐसी कोई कंडीशन है, या फिर इन्फेक्शन वाली कंडीशन है, या एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म वाली कंडीशन है। तो इन कंडीशंस के अंदर अचानक से कोगुलोपैथी जो है वो क्या होगी, हमको शो होने लगेगी, यानी मेजर सिम्टम्स हमको वहाँ पर देखने स्टार्ट हो जाएंगे। जबकि क्रोनिक के अंदर क्या होता है, क्रोनिक के अंदर यानी धीरे धीरे काफ़ी दिनों तक, अगर काफ़ी दिनों तक, कई वीक तक, है ना, थ्रोम्बोसिस और जो क्लॉटिंग है, ठीक है, प्रोमिनेंट मेनली सीन इन कैंसर, यानी मेनली किस में दिखता है, ये कैंसर में दिखता है। एक्यूट का मतलब अचानक से ऐसा हो गया कि हमारे स्किन पर हमको थ्रोम्बोस दिखने लगे। क्रोनिक मतलब हमको लंबे समय के बाद में धीरे धीरे ये शो होना स्टार्ट होती है। तो इस प्रकार से इसको दो भागों में बांटा गया है, एक्यूट डीआईसी और क्रोनिक डीआईसी। एक बार फिर से बताता हूँ, एक्यूट यानी अचानक से ही हमको शो होने लगेगा हमारी बॉडी के अंदर कि हमको डीआईसी जैसी कोई प्रॉब्लम है, अचानक से अभी जो हम पिक देख रहे थे इस प्रकार के सिम्टम्स हमको शो होने लगेंगे। जबकि क्रोनिक में ऐसा नहीं है, इसमें धीरे धीरे करके ये सिम्टम्स आते हैं। ईटियोलॉजी की अगर बात करें तो ये प्राइमरी डिजीज़ नहीं है, सेकंड जो कोई डिजीज़ हुआ है उसकी वजह से होने वाला हमको ये क्या है, कॉम्प्लिकेशन है ना। और जैसे कि किसी को इन्फेक्शियस डिजीज़ हुई है, किसी को कैंसर हुआ है, किसी को ऑब्स्ट्रक्टिव कॉम्प्लिकेशंस है ना, सीवियर टिश्यू इंजरी है, सिस्टमेटिक डिजीज़ है ना, इन्फेक्शन जैसे बैक्टीरिया वायरल किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हुआ है, इन्फेक्शन होने की वजह से सेप्टिस्मिया हो गया है और उसकी वजह से डीआईसी हुआ है ना। इसके अलावा कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे ब्लड के अंदर गया है, कोई पैरासाइट गया है, इसकी वजह से हमको डीआईसी हुआ है। कैंसर्स में जो प्रोमियोलाइटिक ल्यूकेमिया है, एक्यूट मेलानोसाइट और मोनोसाइट ल्यूकेमिया है ना। इसके अलावा डिसेमिनेटेड प्रोस्टेट कार्सिनोमा है, प्रोस्टेट ग्लैंड का कार्सिनोमा है, लंग्स, ब्रेस्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मैलिग्नेंसीज है, यानी इस प्रकार की अगर कोई कैंसर की प्रॉब्लम है तो हमको डीआईसी देखने को मिल सकता है। डीआईसी क्या है? क्लोटिंग फैक्टर का इम्बैलेंस, जिससे हमारे अंदर थ्रोम्बाई बनने लगती है।
ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशन के अंदर जैसे एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म हो गया है, सेप्टिक एबॉर्शन हुआ है ना, रिटर्न्ड फीटस बच गया वहाँ पर, तो ऐसी कंडीशंस के अंदर भी हमको डीआईसी देखने को मिलेगा। सीवियर टिश्यू इंजरी अगर किसी को हुई है, क्या हुई है, सीवियर टिश्यू इंजरी किसी को हुई है, तो वहाँ पर भी एक्टिवेशन हो जाएगा कोगुलेशन, जो कोगुलेशन फैक्टर है उनका, है ना, और ये हम वहाँ पर हमको डिटेक्ट होने लगेंगे कि जैसे कि किसी को बर्न हुआ है, हार्ट शॉक है ना, फ्रैक्चर है, तो ऐसी हेड ट्रॉमा हुआ है, तो ऐसी कंडीशंस के अंदर डीआईसी देखने को मिल सकता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे टिश्यूज़ डैमेज होते हैं, और डैमेज होती है तो वहाँ पर माइक्रोवास्कुलर स्ट्रक्चर भी डैमेज होती है, और वहाँ की ब्लड सप्लाई रुक जाती है। सिस्टमेटिक डिजीज अगर किसी को हुई है, जैसे हाइपरटेंशन है या रेस्पिरेटरी डिजीज है, एआरडीएस है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है, ऐसी कोई डिजीज है ना, इमोलाइटिक डिजीज है, ट्रांसफ्यूजन अगर हमने किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूज किया उसकी वजह से रिएक्शन हो गया है, तो ये सिस्टमेटिक डिजीज की वजह से भी ऐसा हो सकता है। अब एक्चुअली में होता क्या है इसमें, देखिए पैथोफिजियोलॉजी अगर हम इससे देखी जाए कि एक्चुअली में इसमें होता क्या है। DIC occur when monocyte and endothelial cells are activated or injured by toxic substance, यानी किसी भी कारण बस एंडोथीलियल सेल और मोनोसाइट क्या हुई है, टॉक्सिक सब्सटेंस की वजह से क्या हो गई है, ये इंजर्ड हो गई है ना, क्या हो गई है, इंजर्ड हो गई है। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो जो इंजर्ड होने की वजह से जो टॉक्सिक सब्सटेंस है ना, वो डिजीज का जो अपेक्षा है, यानी जो डिजीज बॉडी में हो रखी है उसमें क्या होगा, वो बढ़ जाएगा, एलिब्रेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एलिब्रेट हो जाएगा। और जब एलिब्रेट होगा टॉक्सिक सब्सटेंस, तो जो मोनोसाइट है ना, और एंडोथेलियल सेल्स जो इंजर्ड हुई है वो उसका क्या देने लगेंगी, रेस्पॉन्स देने लगेंगी, क्या देने लगेंगी, रेस्पॉन्स देने लगेंगी। और इसके अलावा जो सेल्स इंजर्ड हुई है वो एक जनरेट करेगी टिश्यू फैक्टर, क्या, टिश्यू फैक्टर्स जनरेट करेगी जो सेल सरफेस पे, कहाँ पे, सेल की सरफेस पे, जैसे ये सेल है, सेल की सरफेस पर टिश्यू फैक्टर क्या करेगी, जनरेट करेगी। और यहाँ पर जनरेट करके जो इंजर्ड हुई है उसको इंजरी को कम करने के लिए, इंजरी को सही करने के लिए कोगुलेशंस कैसे होगा, यानी यहाँ पर प्लेटलेट्स, यहाँ पर जितने भी 13 फैक्टर होते हैं कोगुलेशंस, वो सब आके अपना वर्क करने लगेंगे। ये हम नेक्स्ट जैसे अलग अलग अगर देखा जाए कि एक्यूट के अंदर कैसे होता है और क्रॉनिक के अंदर क्या होता है। एक्यूट के अंदर जैसे थ्रोम्बाई है ना, डिप्लेट क्लॉटिंग फैक्टर हो गया, प्लेटलेट हो गया, एक्टिवेशन हो गया, फिब्रोलाइटिक सिस्ट हो गया, ब्लीडिंग हो गया सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ के अंदर, स्किन, म्यूकोसा मेम्ब्रेन, कहीं भी अगर ब्लीडिंग होगा तो वही होगा, ये सेल है, यहाँ पर इंजरी हुई, चोट लगा तो ये सेल टिश्यू फैक्टर जनरेट करेगी, यहाँ पर इकट्ठा होने लगेगा, यहाँ पर क्लॉटिंग फैक्टर आएंगे, प्लेटलेट्स आएगी, और क्या बनाएंगे, छोटे छोटे थ्रोम्बस बनाना स्टार्ट कर देते हैं, है ना, माइक्रो सर्कुलेशंस के अंदर। ऐसे ही क्रोनिक के अंदर भी है, क्रोनिक के अंदर जैसे कोई लंबे समय से कोई इन्फेक्शन चल रहा है या ब्लीडिंग हुई है और हाइपर कोगुलेशन स्टेट बन जाती है, यानी जितना नॉर्मल कोगुलेशन होना चाहिए, जैसे हम लोगों को चोट लगेगा तो हमें ब्लड थोड़ी देर में रुक जाएगा, ऐसे व्यक्ति के बहुत जल्दी रुकता है, क्यों, क्योंकि उसका हाइपर कोगुलेशन प्रोसेस है। डायग्नोसिस के लिए साइन सिम्टम देखेंगे हम, लेबोरेटरी फाइंडिंग और डिफरेंट डायग्नोसिस हम कर सकते हैं। साइन सिम्टम क्या आएंगे, ऐसे व्यक्ति को ब्लीडिंग, थ्रोम्बोसिस, हाइपोटेंशन और शॉक वाली कंडीशन, ऑर्गन डिस्फंक्शन उस व्यक्ति को हमको देखने मिलेगा। 84 से 95% केसों में तो क्या होता है, ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। इट में अकर एट एनी साइट वाई स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग एंड ओजिंग वाई वेनिपंक्चर साइट, यानी हमने ऐसे व्यक्ति को ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, ओजिंग देखने को मिलेगा, यानी धीरे धीरे वहाँ से ब्लड रस रहा है ना, कोई भी घाव है या कोई भी उसको इंजरी हुई है एक्सटर्नली, उस जगह से हमको डायग्नोस में देखने को मिलेगा कि इसको इस तरीके की ब्लीडिंग हमको शो होती दिखेगी। यानी ये जैसे ही ब्लड यहाँ पर आता है तुरंत टिश्यूज जैसी जो स्ट्रक्चर है आर्टरीज या वेन से बाहर आता है, तुरंत ये क्या हो जाता है, जम जाता है, यानी कोगुलेशन फैक्टर ज़्यादा एक्टिवेटेड है तो इसलिए ये तुरंत जम जाता है और ये ऐसा हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वापस से रिजॉल्व हो जाता है। हम लोगों का अगर इंजर्ड होगा हमको थोड़ा सा ब्लैक नेस आएगी इस तरीके से और कुछ दिनों में वो क्या होगी, एब्जॉर्ब हो जाए तब बॉडी के द्वारा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखिए आप कुछ केस दिखाए गए हैं। थ्रोम्बोसिस वाली कंडीशंस भी यहाँ पर बनती है, जैसे इस्चीमिया हो गया, गैंग्रीन हो गया, इसके अलावा रीनल कार्टिकल नेक्रोसिस हो गया, ऐसी कंडीशंस बनती है। नेक्रोसिस ऑफ द टॉय, यहाँ पर देखिए ये नेक्रोसिस हुआ इस टॉय की, ये यहाँ पर ब्लैकनेस जो आपको दिख रहा है नेक्रोसिस हुआ किसकी कमी से, यहाँ पर ब्लड नहीं पहुँच पा रहा है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ की जो आगे की जो ब्लड सप्लाई वाली करने वाली जो नसें हैं उनके अंदर क्या हो गया है, छोटे छोटे थ्रोम्बाइस जम गए हैं,
एक्टिवेटेड हो गया है क्लॉटिंग फैक्टर, जिसकी वजह से और आगे ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है, जिसकी वजह से ये टॉय क्या हो रहा है, नेक्रोसिस की ओर जा रहा है, यानी ख़त्म हो रहा है। इसके अलावा एक्यूट डीआईसी किसी को हुआ है तो उसको क्या हुआ, मल्टीपल ब्लीडिंग साइड, यानी उसको अलग अलग जगह से ब्लीडिंग देखने को आपको मिलेगी, है ना। स्किन के अंदर म्यूकोसा मेम्ब्रेन्स के अंदर एकोमोसिस देखने को मिलेगा, यानी काला काला डार्कनेस चारों ओर पड़ जाता है। और इसके अलावा हेमोरेज देखने को मिलेगा, इस्चेमिया हमको देखने को मिलेगा, टिश्यूज़ के अंदर ब्लड की कमी देखने को मिलेगी। क्रोनिक के अंदर अगर देखा जाए तो आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस सिम्बोलिज्म हमको देखने को मिलेगा। इसके अलावा बेरिकोज जो वेन है, वेन यानी फूल जाएंगी, उसको बेरिकोज वेन हम बोलते हैं। इसके अलावा जो थ्रोम्बोटिक जो एपिसोड्स होते हैं, यानी बार बार ब्लड का जमना, ब्लड का थक्का जमना, ऐसा हमको वहाँ पर देखने को मिलेगा। यानी बार बार, जैसे अभी हम इस फिगर के अंदर देख रहे थे, तो ये कभी सही हो जाएगा, रिकवर होगा, थोड़ा थोड़ा वापस से हो जाएगा, ऐसा बार बार हमको कई साइकिल इसको इसमें क्रोनिक में हमको देखने को मिलेगी। जैसे यहाँ पर परप्यूरा हुआ है, इसके हैंड को आप देखिए, ब्लू पूरा हैंड पड़ा हुआ है ना, फ्लुमिनेंस, परपूरा फ्लुमिनेंस इस व्यक्ति को हुआ है ना। यहाँ पे भी आप देख सकते हो परपूरा फ्लुमिनेंस में बच्चे के पैर में हुआ है, बच्चे का पैर है नेक्रोसिस हो गया है ब्लड की कमी की वजह से, यहाँ पर ब्लड नहीं पहुँच पा रहा है ना। लेबोरेटरी फाइंडिंग के अंदर हम क्या करेंगे, प्लेटलेट्स काउंट अगर हम देखेंगे, देखिए इसकी लैब के अंदर फाइंडिंग देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्लेटलेट्स काउंट अगर हम देखेंगे तो मार्केटली डिक्रीज मिलेगी। पीटी टाइम, प्रोथ्रोम्बिन टाइम बढ़ा हुआ मिलेगा, है ना। और जो एपीटीटी टाइम होता है वो भी बढ़ा हुआ मिलेगा, है ना। एफडीपी होता है वो इंक्रीज हुआ मिलेगा। फिब्रोनोजिन जो होता है वो नॉर्मली डिक्रीज मिलेगा। और इसके अलावा जो थर्ड फैक्टर होता है वो मार्केटली डिक्रीज मिलेगा, प्रोटीन सी भी डिक्रीज मिलेगी। और इसके अलावा लीवर का, विटामिन का, सेप्सिस का, टीटी का, ये हम सारे एग्जामिनेशंस करवा सकते हैं। लीवर डिजीज़ के अंदर भी हम पीटीटी करवाएंगे, है ना। फिब्रोजिन लेवल मतलब हम देखेंगे, क्योंकि लीवर के अंदर ही ज़्यादातर प्रोटीन्स जो है वो बनती हैं। प्लेटलेट्स का काउंट्स भी हम देख सकते हैं, इसकी जांच करवाते समय। और अगर सीवियर लीवर डिजीज़ किसी को हुआ है ना, तो उसको डीआईसी होने के पूरे पूरे चांस होते हैं। विटामिन के की अगर डेफिशिएंसी है तो क्या होगा, जैसे जो फिब्रिनोजन का लेवल है, प्लेटलेट का काउंट है, वो अफेक्ट नहीं होता है इसमें ज़्यादा, है ना। और विटामिन के है जो ब्लड क्लॉटिंग में हमें काम आती है, जैसे इंटरनली ब्लीडिंग कहीं हुई है स्किन के अंदर, तो अगर विटामिन के की कमी है तो उस व्यक्ति को ज़्यादा ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, यानी जल्दी से उसकी ब्लीडिंग नहीं रुकेगी, है ना। सेप्सिस वाली कंडीशन है, किसी को क्या हुआ, सेप्सिस हुआ है, जैसे कि कोई व्यक्ति है उसको इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन की वजह से उसके ब्लड के अंदर क्या हो गया, सेप्सिस हो गया, कोगुलोपैथी हो रही है उस व्यक्ति को, विटामिन के की डेफिशिएंसी भी है साथ में, तो ऐसे व्यक्ति को भी डीआईसी होने के चांस होती है ना। थ्रोम्बोलाइटिक थ्रोम्बोपोएटिन परप्यूरा उस व्यक्ति को देखने को मिल सकता है। और ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो इसके व्यक्ति को क्या हम ट्रीटमेंट करेंगे, डीआईसी वाले ट्रीटमेंट को हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे, तो ऐसे व्यक्ति को सबसे पहले तो हम ऑब्स्टिकल प्रॉब्लम, शॉक वाली कंडीशन, सेप्सिस वाली कंडीशन उसे बचाएंगे। और इसके अलावा उस व्यक्ति को हम फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा देंगे, यानी उसको हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स करेंगे, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन्स करेंगे, क्योंकि प्लेटलेट्स की कमी हो रही थी, है ना। इसके अलावा उस व्यक्ति को हम क्रायो प्रेसिप्टार्स हम उसको दे सकते हैं, जिसके अंदर उसके ब्लड क्लॉटिंग जो फैक्टर है, वो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो उस व्यक्ति को क्या करेंगे, रिकवर करेंगे, रिहेबिलिट करने की कोशिश करेंगे अपनी पुरानी स्थिति में। हिप्रिन थेरेपी हम उस व्यक्ति को देंगे, जिससे कि क्या हो, उस व्यक्ति का ब्लड बहुत ज़्यादा क्लॉट ना हो, या जो क्लॉटिंग फैक्टर बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड हो रही थी, कोगुलोपैथी हो रही थी, वो कंट्रोल की जा सके, है ना। तो मेनली अगर हम अटेंशन देने की बात है कि अगर किसी को डीआईसी हुआ है तो उस पर हम किस चीज़ का ध्यान रखेंगे, तो उस व्यक्ति को सीवियर ब्लीडिंग हो सकती है, उस व्यक्ति का हम विशेषकर इसी चीज़ का ध्यान रखेंगे। और भी कुछ ट्रीटमेंट होता है, जैसे एमिनोक्रेप्टोजन एसिड होता है ना, 1 ग्राम पर हॉर्स आईवी हम दे सकते हैं। टर्नेक्समिक एसिड दे सकते हैं, ये भी ब्लीडिंग रोकने का काम करता है। इसको हम 10 mg पर kg आईवी दे सकते हैं हर 8 घंटे में। तो ये दोनों ड्रग्स है, इनको भी हम डीआईसी वाले पेशेंट में काम ले सकते हैं। अगर हम किसी व्यक्ति को एमिनो कैप्रोक एसिड दे रहे हैं तो उसको हम विदाउट हिप्रिन नहीं देंगे, क्योंकि उसको थ्रोम्बोसिस बनने के चांस बनते हैं। एक्यूट के अंदर भी सेम है, ब्लड कंपोनेंट उसको देंगे, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा हम उसको देंगे, क्रायो रिसेप्टर्स हम उसको दे देते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग कंडीशंस में। जैसे अगर विदाउट ब्लीडिंग है, देखिए जैसे एक्यूट के अंदर किस तरीके से हम देंगे,
अगर व्यक्ति को ब्लीडिंग नहीं है तो उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं देना। अगर उसको ब्लीडिंग है तो उसको हम फ्रेश प्रॉन प्लाज्मा क्रॉप स्टार प्लेटलेट एंड ट्रांसफ्यूजन हम उसको देते हैं। किसी को इस्चेमिया है तो उसको हम एंटीकोगुलेंट दे सकते हैं। क्या देंगे? एंटीकोगुलेंट दे सकते हैं। क्रोनिक के अंदर भी हम ऐसा ही है कि अगर थ्रोम्बोइम्बोलिज्म नहीं है तो कोई स्पेसिफिक थेरेपी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ऐसा है कि थ्रोम्बोइम्बोलिज्म बना यानी अंदर ही अंदर थक्के भी बन गए हैं तो ऐसी कंडीशंस में हम उसको हिप्रिन का डोज देते हैं। वो भी कौन सा? लो मॉलिक्यूलर वेट हिप्रिन देते हैं हम, ठीक है ना। LMWS देते हैं, इसको ध्यान रखना है। लो मॉलिक्यूलर, हाई मॉलिक्यूलर वेट वाली हमको नहीं देना है, तो उसको हम पेशेंट को देते हैं थ्रोम्बोसिस से बचाने के लिए। अगर किसी को थ्रोम्बो एम्बोलिज्म है, ये तो क्या है, इसमें हम ये जो हम दे रहे थे विदाउट थ्रोम्बो एम्बोलिज्म में दे रहे थे। जो अगर किसी को थ्रोम्बो एम्बोलिज्म है तो उस कंडीशन में हम बारफिन सोडियम देंगे, है ना। लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन देंगे हम उसको। और इसके अलावा जो लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन है, ठीक है, उसको भी हम लॉन्ग टर्म तक यूज करेंगे। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है? सीवियर ब्लीडिंग हो सकती है, क्योंकि हम थक्कों को वहाँ से मिला रहे हैं ब्लड में वापस से, है ना। तो उसमें क्या होगा, ब्लड को हमको कहीं ना कहीं थोड़ा सा थिन करना पड़ेगा, पतला करना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में सीवियर ब्लीडिंग हो सकती है, स्ट्रोक हो सकता है, और इसके अलावा जो ऑर्गन्स है उनके अंदर इस्चेमिया भी हो सकता है। तो ये हम पढ़ रहे थे DIC के बारे में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।